तब बैंक निफ्टी देखते हैं कुछ रिकवरी देता है, यानी सेलेक्ट ऑटो स्टॉक्स जो कमोडिटी यूजर्स हैं उनमें जरूर आपको इंटरडे रिकवरी अच्छी दिख रही है। दीपन भी बता रहे थे हीरो मोटो, टीवीएस मोटो, ये सब स्टॉक्स आप देखिए इंटरडे पे थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आगे की बात करने के लिए सुशील केडिया जुड़ रहे हैं, केडियानॉमिक्स के फाउंडर। सुशील, गुड आफ्टरनून। आपकी तबीयत बेहतर है? आप लास्ट टाइम हमसे बात नहीं कर पाए थे, आपकी तबीयत कुछ नासाज थी। फीलिंग बेटर नाउ? हाय, कोरोना भी समय के साथ साथ अब क्या बूढ़ा हो गया है, तो थोड़ा जल्दी रिलीफ दे रहा है लोगों को। चलिए बढ़िया है, अच्छा लगा आपको देख के आप जल्दी से वापस आ गए। बताइए बाजार में क्या करवा रहे हैं? देखिए बाजार जो है ना, लेके पैसा कमाना मुश्किल है और बेच के और ज्यादा मुश्किल है। तो इस वक्त मुझे लगता है जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर गिद्ध की दृष्टि हम गड़ा के बैठे हैं वो है डॉलर इंडेक्स। ओके। और डॉलर इंडेक्स संभवतः एक बहुत बड़ा टॉप बना चुका है पिछले 4-5 दिन पहले। बट चूंकि एक नया हाई आया था और नए हाई के मोमेंटम में नया हाई आ गया, हो हल्ला हो गया, और टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सी विद्याएं हैं, और वो न्यू हाई का जो फेलियर है और जिस रफ्तार से 2 ही दिन में गिरा था उसके बाद लास्ट 2-3 दिन से वॉलेटाइल है, तो हम इस पर थोड़ी नजर गड़ा के बैठे हैं। और जहां ये 103 सवा 3 के नीचे चल पड़ेगा तब हम दुस्साहस करेंगे 97-98 तक की धारणा बनाने की। तो ऐसे में टुकड़े टुकड़े में एक बार अगर हम बात करते हैं तो 10-11% की रैली वापस नैस्डैक और S&P में हो जाए तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। डीपली ओवरसोल्ड है और रिवर्सल के पैटर्न्स लास्ट 2-3 दिन में आए हैं, बट हिचकिचाहट है। उसी तर्ज पर अगर निफ्टी जब तक 15,200 नहीं तोड़े, मुझे लगता है कि आज का इनफैक्ट जो लो है, अगर मैं आपको ये चार्ट निफ्टी के दिखा सकूं, जैसे कि निफ्टी इंतजार ही कर रही थी आपकी हमारी मुलाकात की, तो 15,360 का जो आज का लो है, मुझे लगता है उसको एक स्टॉप लॉस बना के यहाँ से वापस एक लेवाली का सौदा बना है। देखते हैं अब अगर ये 15,530 के ऊपर अगर चल पड़े तो वहां सौदा बढ़ाया जाएगा। तो जब तक आप समझ लो कि वर्स्ट केस सिनारियो 15,200 जब तक नहीं तोड़ देती है निफ्टी, 16,100 के आसपास तक का मैं फिलहाल आकलन कर रहा हूं। और उसी प्रकार से बैंक निफ्टी भी देखिए, कल के लो को आप एक आधार बना लीजिए। कल के लो को कह रहा हूं, इस स्विंग के लो को 32,360 का जो स्विंग है, जब तक ये स्विंग लो नहीं टूटता है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी 34,600 तक का अगला पड़ाव हम पकड़ के चलते हैं। हो सकता है इसके आगे भी और तेजी बन जाए, पर फिलहाल 1001 पॉइंट निफ्टी पर और तकरीबन 2700-2800 पॉइंट बैंक निफ्टी पर तेजी का ही इस वक्त सौदा है विद द अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉसेस। जी सर, कोई स्टॉप लॉसेस भी आप बताएंगे निफ्टी पर? जैसे आप कह रहे हैं थोड़ी तेजी आ सकती है, बैंक निफ्टी में भी आएगा, कोई है स्टॉप लॉस? देखिए 10 तरह के स्टॉप लॉस होते हैं। नहीं, कोई नियर बाय वाला बता दीजिए, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लगा पाएंगे स्टॉप लॉस। तो व्यू पे जो स्टॉप लॉस है वो स्विंग लो है, और ट्रेडिंग करने के लिए मैंने आपको निफ्टी पे भी बताया कि आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस है। और फिर उसके बाद जिसकी जिस साइज होती है पोजीशन की, उसको अपने स्टॉप लॉसेस वैसे अलग अलग चुनने पड़ते हैं। बट एक डायरेक्शनल व्यू का स्टॉप लॉस जो अभी स्विंग लो है 32,450 बैंक निफ्टी पे और 15,200 निफ्टी पे, वो स्विंग का या व्यू का स्टॉप लॉस आप समझ लें। आपने डॉलर इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, हमने भी चार्ट दिखाया उसका 105 का जो टॉप बना हुआ, डबल टॉप इनफैक्ट वो भी दिखा, वो दिख भी रहा था। आपने को जरा क्रूड के बारे में और बताएंगे सर, चार्ट देख के जरा, ये क्रूड के अंदर गिरावट कितनी और आ सकती है? आज सुबह हम जब निकुल से बात बोल रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि $100 का क्रूड मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है। अगर यहाँ से $10 भी हम नीचे आ गए तो बाजार ने जो क्रूड को लेकर चिंता वो सब खत्म, यानी कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार आप जरा चेक करके बताइए सर क्रूड के चार्ट को। देखिए क्रूड पर हमारी आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी, जो जी हाँ, पिछले सप्ताह आपने बोला था कि काफी बड़े फॉल के लिए तैयारी कर रहा है। हाँ, $20-25 बता रहे थे। जी हाँ, क्रूड जो बिल्कुल बड़ी छलांग नीचे लगाने को तैयार था, वो छलांग इसमें आ गई है 123 साढ़े 23 से जो 104 तक घटा है। पर क्रूड में देखिए वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है कि जिसपे कॉल तो 123-24 पे ही था कि हम 86 तक नीचे जाएंगे किसी स्विंग में,
पर ये इतना जलेबी की तरह बार 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 दोनों तरफा ट्रेंड को जो लपेटने की कोशिश कर रही है क्रूड, दोनों साइड सबके उछलते सिक्कों को बटोर रहा है क्रूड का सौदा। तो इसलिए एकदम से वो डाई हार्ड हो जाना और वो टेबल थंपिंग कॉल जो दे देना, वो उचित और मुनासिब नहीं है। वैसे क्रूड अब अपने अप ट्रेंड लाइन पर आके आज थोड़ा उसने आराम लिया है, तो छोटा सा एक उछाल बीच में आ जाए मुझे बड़ी बात नहीं लगती। पर जहां ये 103 का आज का जो लो है उसको जब तोड़ेगा, हो सकता है इस बीच में $4-5 रिबाउंड कर भी जाए, पर वंस 103 के लो को तोड़ेगा तो उसके बाद ये सीधे 86-87 की चाल बन जाएगी। और हो सकता है आने वाले समय में, चूंकि ये बाजार इतना टेंटेटिव है दोनों तीनों तरफ से, हर एक कॉन्ट्रैक्ट से चारों तरफ से, कि टेंटेटिव ही इस वक्त बात करना और सौदा करना मुनासिब है। पर हो सकता है आने वाले समय में ये भी माहौल बन जाए कि जो क्रूड के 124-25 के जो भाव हमने देखे, वो भाव हम बस इंतजार ही करते रह जाए और वो लौटे ही ना करें। तो ये एक ऑल टाइम टॉप भी बन सकता है यहाँ पे, और उसको हम कंफर्म करेंगे जब 86 तोड़ेगा। फिलहाल सारी नजरें 86 पर। ओके, सारी की सारी नजरें 86 पर। और क्रूड में जो डाउनफॉल एक देखने को मिला है, करेक्शन फेज को तो हमने टच किया ही था, लेकिन उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पर नजर आता हुआ कच्चे तेल की चाल को। ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं हैं और साथ ही कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं जिसके चलते डाउनफॉल। लेकिन सुशील जी, आप बात करते हैं आपके ट्रेडिंग पिक्स की और आपके पसंदीदा सेक्टर्स की। ऑफकोर्स आप कह रहे हैं, इनफैक्ट जितने भी मार्केट दिग्गजों से हम बात कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि बेयर मार्केट में एक बुल मार्केट का फाउंडेशन फॉर्म हो रहा है। इस फाउंडेशन में कहाँ एंट्री लेनी चाहिए फिर? रिस्क तो मार्केट में रहेगा ही, चाहे कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर ले, स्विंग ट्रेडिंग कर ले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर ले। और रिस्क का मतलब ये है कि कोई की वाणी कितनी भी किसी की बोली भाषा कितनी ही कॉन्फिडेंट हो, रिस्क तो रहेगा ही, और सबको अपने अपने रिस्क अपने अनुसार संभालनी। तो सौदा जब सफल होता जाएगा तब और बड़ा बनता जाएगा। पर इस वक्त इतने सारे सेक्टर्स डीपली ओवरसोल्ड हैं कि अब जब फंडामेंटली लोग मेटल्स की स्टोरी को राइट ऑफ कर रहे हैं कि मेटल्स का हो गया, मुझे लगता है अगर ये ओवरऑल मार्केट घूम जाए, अगर ये डॉलर इंडेक्स लुढ़कता चला जाए यहां से, जिसके आसार बने हैं, तो इवन मेटल जैसे बिल्कुल दुखियारे सेक्टर में 20-25% तक की रिबाउंड बन जाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं दिखती है, जो कि ऑलरेडी जिंदल के स्टील स्टॉक्स में वो सुरसुराहट शुरू हो चुकी है। तो उसी तरह से आपके सीमेंट हो गए, आईटी हो गया, जितने बैंक से वो चीख रहे हैं मुझे ले लो। अब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पहले डॉलर लुढ़ के पैसा तो सबके पास सीमित है, क्या क्या लेंगे। तो आपकी इवन एनबीएफसीज में अगर ये मुथूट और मन्नापुरम जिनके नाम तक अब हम लोग भूल गए हैं, अब उनमें भी हो सकता है 30-40-50% तक के बड़े बाई स्विंग्स बन जाए। चाहे अब आप LIC हाउसिंग फाइनेंस लेंगे या कैंथिल होम्स लेंगे, तो देखिए बाजार एक करवट ली है बाजार ने, और अब इसको यहाँ संभलने दीजिए। एक हायर लो आज शायद बना है, कल के हाई के ऊपर चले बाजार, तो उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप जहां पे भी जितने भी डीपली ओवरसोल्ड सेक्टर्स हैं, जो स्टॉक्स जिनके साथ लोग कंफर्टेबल हैं, जिन्हें समझते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जो आज यहाँ लिया जा सकता है। और हर बार की तरह सेम समस्या, पैसे तो सिर्फ इतने ही है, क्या क्या लूं। बिल्कुल सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने रिकमेंडेशन, बाजार पर अपना नजरिया, ओवरऑल मार्केट पर आउटलुक बताने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि आप फिर से जल्दी हेल्दी हो जाएं। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार क्विक मार्केट चेक 15,450 के लेवल्स पर देख रहे हैं। निफ्टी में ट्रेड नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स, मिड कैप और स्मॉल कैप के भी टीवी स्क्रीन पर एक आपके सामने आ जाएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं। मितेश पांचाल और राजेश पालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में कल जो लेवल्स देखने को मिल रहे थे, कल जो तस्वीर हमने देखी, उसका रिवर्स ट्रेंड आज नजर आ रहा है, लेकिन निचले स्तरों से भी बाजार में अब अगर हम देखें पिछले बस 20 मिनटों में ही रिकवरी आती हुई दिख रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स पर ट्रेडिंग व्यू आपका क्या होगा? गुड आफ्टरनून मानसी। का जो मूव बना था मार्केट में कल 15,500 एक स्विफ्टली क्रॉस हुआ था और आज वापस से उसका ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। तो काफ़ी वोलेटिलिटी मार्केट में, और कहीं भी मार्केट एक कंफर्ट जोन नहीं दे रहा है बाय करने में। तो हालांकि हम देखें हायर साइड पे अभी भी सप्लाई बना हुआ है, और आज के सेशन में देखें स्पेशली कल जो पुट राइटर्स थे 15,500 के स्ट्राइक पे अपनी पुट राइटिंग पोजीशन बना के गए थे, आज वहाँ पे अनवाइंडिंग का ट्रेड भी देखने को मिला है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी 15,500 के स्ट्राइक पे करंट वीक की ऑप्शंस में राइटिंग भी होते हुए दिख रही है।
तो कॉल राइटर्स ने 15,500 पे राइटिंग स्टार्ट की, 15,600 पे राइटिंग स्टार्ट की। तो ये दिखाता है कि अब मार्केट एक रेंज में दायरे में रहेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा एक्सपायरी का कल का सेशन। अगर हम वापस 15,500 550 के लेवल को क्रॉस कर दें तो वहाँ से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए दिख सकती है, जैसा कि कल हमने एक वो मूव देखा था। तो सेम मूव वापस से एक बार मार्केट में बनते हुए दिख सकता है अगर हम वापस से 15,500 550 के लेवल को एक बार वापस क्रॉस करते हैं इस एक्सपायरी के पहले। तो अभी एज ऑफ नाउ जो डेटा सेटअप बने उसके हिसाब से हमें लगता है 15,350 से 15,550 एक रेंज है जहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखेगा, और इसके ऊपर या नीचे जब भी रेंज का ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मूव वापस से अनफोल्ड होते हुए दिखेगा। लोअर साइड से जरूर मार्केट ने 15,200 के आसपास से जो लो बने थे पिछले दिनों में वहां से एक बाउंस अच्छा ऑलरेडी बना हुआ है, और हमें लगता है कि वो तो एक स्टॉप लॉस रहेगा ही स्विंग लो। लेकिन अभी जो डेटा बन रहे हैं उसके हिसाब से 15,350 15,500 एक रेंज, 550 एक रेंज लग रही, और हम मान के चल रहे हैं जो भी साइड में रेंज का ब्रेकआउट होगा वहां से 200 से 300 पॉइंट का निफ्टी का मूव उस डायरेक्शन में वापस से आते हुए भी दिख सकता है। तो अभी मार्केट ने 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से एक रेंज को डिफाइन किया हुआ है। इसके बियॉन्ड हमें लगता है कि जब तक प्राइस एक्शन नहीं आएगा, जब तक यहाँ से कोई भी डायरेक्शन में हमें लगता है कि कोई डिसाइसिव ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना चाहिए। एक रेंज का ट्रेड करें, जब भी डिप मिले 15,400 के आसपास वहां पे बाय करें 350 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में मार्केट अगर 15,500 के आसपास आता है तो 15,550 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें। तो ये एक सेटअप अभी हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए दिख रहा है। ठीक है, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एक रेंज का मार्केट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और कम से कम डाटा के बेसिस पर आप भी मितेश एक बार जरा आप भी जरूर देखेंगे इस सिस्टम में, शायद अगले 15-20 मिनट में कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट आ सकता है। आइदर निफ्टी या तो 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा तो फिर नीचे जा सकता है। बी प्रिपेयर फॉर दिस, ये देखने से भी लग सकता है और डाटा के फैचिंग से भी हमको लग रहा है अगले 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मितेश एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट भी बता दीजिए जरा इंडेक्स पे, और अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिएगा बैक टू बैक। गुड आफ्टरनून डिप्टी जी। बेसिकली बाजार में जो चाल है पिछले एक वीक से और यस्टरडे एंड टुडे कल का और आज का जो मूव है उसमें से एक चीज़ बहुत ही कैटेगरिकली क्लियर है कि बाजार अभी भी बॉटम फॉर्मेशन के मूड में नहीं है और ऊपरी स्तरों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग दबाव आ रहा है। तो हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि बॉटम बन गया है मार्केट का और हमें कहीं ना कहीं ट्रेड ढूंढना चाहिए। वो एक अच्छी रणनीति नहीं होगी, मार्केट अभी भी संभला नहीं है। और अगर आप इंडेक्स बैलेंसिंग की भी बात करें तो एक दिन रिलायंस फिसलता है, दूसरी दिन HDFC ट्विंस फिसलते हैं। तो नेट हमारा नजरिया यही है कि ऊपर में जब तक 15,800 का लेवल वीकली चार्ट के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक एक डिसाइसिव अपमूव हम नहीं बोल सकते। हाँ, 200-300 पॉइंट के एक स्विंग ट्रेड जरूर आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो डिसाइसिव अपमूव है वो 15,800 के ऊपर ही आएगा। तो जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होता निफ्टी में तब तक हम डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि बॉटम इज इन प्लेस और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत हो गई है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में वो लेवल बहुत ही दूर आता है हमारे सिस्टम और मेथड के हिसाब से। 34,500 है स्पॉट के हिसाब से बैंक निफ्टी का। अगर वो क्रॉस नहीं होता है तब तक हम लोग यही मान के चल सकते हैं कि ये एक शॉर्ट कवरिंग है, डिसाइसिव मूव या ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। तो हम लोग ये रिस्पेक्टिव लेवल्स लेके चल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मिड कैप आइडियाज में से कुछ आइडियाज ऐसे हैं जो सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं लास्ट वीक में, और हमें लग रहा है कि रिन्यूड इंटरेस्ट अगले 1-2 महीने में इसमें आएगा। उसमें सबसे पहला है ब्लू डार्ट। 6,800 to 7,000 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है स्टॉक्स ने, और हमें लग रहा है कि अभी एज पर द सिस्टम एंड मेथड स्टॉक जो है वो एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होने के लिए रेडी है। 7,500 एंड 7,800 ये 2 टारगेट हम लोग 1 से 3 महीने में लेके चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि ब्लू डार्ट में बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और यहाँ से एक अच्छी बढ़त हमको मिलेगी। दूसरा है असाही इंडिया ग्लास। इंटरेस्टिंगली ये काउंटर में भी 480 से लेके 500 में एक बेस बना है, तो करंट लेवल के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। हमको लग रहा है ट्रेंड रिवर्सल है। 650 से 720 के 2 टारगेट अगले 1 से 3 महीने में आ सकते हैं। और फाइनली तीसरा स्टॉक है वो है सफारी इंडस्ट्रीज। हमें लग रहा है इसमें भी 850 से 900 के बीच में एक बहुत ही बड़ा बेस बन गया है और स्टॉक जो है यहाँ से स्ट्रांगली एक अपमूव ट्रेंड के लिए रेडी है। 1120 से 1190 के टारगेट लेके हम लोग सफारी इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड ब्लू डार्ट, असाही इंडिया ग्लास और सफारी इंडस्ट्री, ये 3 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। अगले 1 से 3 महीने में हमको मिनिमम 15 से 20% की अपसाइड ये 3 स्टॉक्स में अभी दिख रही है।
इंडस्ट्री बड़ा शानदार नाम है। बार बार 2 दिन से ना नितेश जी आपके अब दूसरे बिरादरी वाले भी सारे टेक्निकल एनालिस्ट, हमारे पैनलिस्ट जो रेगुलर हमारे पास आते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं सफारी इंडस्ट्रीज पे। आपका टारगेट भी काफ़ी लंबा है, 1100 का टारगेट है, 200 रुपये आगे, और 50 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है लगभग। काफ़ी इंटरेस्टिंग। जरा इसका लंबा चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, मालूम चलेगा। बहुत प्यारा चार्ट है। 1 साल का चार्ट देखेंगे तो मामूली करेक्शंस के दौर से आराम से चलता हुआ चला जा रहा है कहीं ऊपर। 1 साल का ग्राफ, 1 साल का ग्राफ लाइए। वीआईपी इंडस्ट्री का छोटा भाई है ये देखिए क्या बात है। 1 साल में 40% रिटर्न, बहुत धीरे धीरे अब जाएगा तो सीधे 1000 क्रॉस करके ये 1100 के रेंज में जा सकता है। देखिए चार्ट्स पे नजर आ रहा है। और वही मितेश भी बता रहे हैं। ध्वनि पटेल के पास चलते हैं, नई टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ध्वनि, सबसे पहले बताइए आप बाजार में अभी पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? ये जो गिरावट आई फर्स्ट हाफ की, ये आपको रिवर्स होती हुई नजर आ रही है सेकेंड हाफ में, या ग्लोबल मार्केट इतना खराब है, आपके रीजंस हैं कि आप कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगी? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे निफ्टी का मेरा भी नजरिया वही है जो बाकी ओवरऑल हमारे सारे एनालिस्ट का है। यहाँ पे मैं भी निफ्टी को सेल ऑन राइज ही मान के चल रही हूँ। इसमें हमें एक शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्ट करा था जो हमें मिल चुका है कल के सेशन में, जो 15,700 के करीब का लेवल एक बना था। वहां से अगेन निफ्टी इज ऑन द बेयर साइड। इसमें अभी भी हम और वीकनेस देख रहे हैं। आज के सेशन में पर्टिकुलरली मैं यहाँ से कोई भी एक रिबाउंड नहीं देख रही हूँ। इस सेशन में भी हमें नेगेटिव क्लोजिंग ही मिलनी चाहिए। नीचे के साइड में मेरे लेवल्स जो है वो 15,200 के पास है। 15,200 के पास निफ्टी आए तब हमें इसे फिर से रिव्यू करना चाहिए, बट 15,200 इज द फर्स्ट टारगेट ऑन निफ्टी जो यहाँ से मान के चल सकते हैं। ट्रेड्स ही बताएं, क्या ट्रेड्स हैं आपके स्पेसिफिक स्टॉक, स्पेसिफिक ट्रेड्स? जी बिल्कुल। तो जैसे मार्केट हमें बेयरिश साइड पे लग रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिकली मैं अभी एक डिफेंसिव काउंटर पे जाना चाहूंगी। जैसे फार्मा इंडस्ट्री है तो वो हमें काफी यहाँ पे एक डिफेंसिव मूव दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से डिविस लैब जो है वो उसका चार्ट अगर हम देखें तो काफी टाइम से उसने नीचे की तरफ में एक जोन बनाई है, और उस जोन से अगर हम शॉर्ट टर्म पे इस चार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ से एक हायर स्विंग की फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। काफी स्लो मोमेंटम इसमें है फिलहाल। इसको आज के जो लेवल्स है, आज के लेवल्स के ऊपर बाय करना चाहिए। जो आज का हाई बना है 36,225 का, उसके ऊपर हम इसको बाय करेंगे। और इसमें नीचे स्टॉप लॉस जो है वो 3500 का मेंटेन करेंगे, और ऊपर के साइड में जो पहले टारगेट मिल रहे हैं इसमें वो 3875 के मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली ध्वनि के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और साथ ही बाजार पर उनका नजरिया हमारे सामने है। राजेश जी, एक स्टॉक ITI लिमिटेड, इस पर फोकस कीजिए और इस पर आपकी राय क्या है आप बताइए, क्योंकि ये स्टॉक चाहे बाजार चढ़ता है या गिरता है लगातार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आज के सत्र में इस स्टॉक में अच्छी तेजी है, कल के ट्रेडिंग सेशन में भी बढ़िया बढ़त के साथ ये स्टॉक ने ट्रेड कर दिखाया था। ITI लिमिटेड की मैं बात कर रही हूँ, और आज हम देख रहे हैं ये स्टॉक करीब 14% के अप मूव्स के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, आपकी राय? देखिए, 23-24% का गेन ड्यूरिंग द वीक देखने को मिला, और स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे 80 रुपीज के आसपास से स्टॉक ने एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना के अब जो मूव बनाया है, इस मूव में इसने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को भी इसने अब क्रॉस करते हुए ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अभी स्टॉक में अगर 98 रुपीज के ऊपर अब ये सस्टेन रहता है तो यहाँ से ये मूव नेक्स्ट लेवल जो कि 110 के आसपास है, वहां तक भी ये अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है डेली वीकली चार्ट पे। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आज ये 101-102 के आसपास भी बंद होता है तो हमें लगता है 98 के स्टॉप लॉस से इसको कैरी किया जा सकता है ट्रेड को 110 के टारगेट के लिए। ITI में तो वाकई में 3-4 दिन से सॉलिड काम हो रहा है। बाजार कहीं भी जाए ITI सिर्फ एक ही तरफ जा रहा है, ऊपर। और दूसरा सफारी इंडस्ट्री अभी हम चेक कर रहे थे, थोड़ा व्यूअर्स इस बात की सावधानी बरतें कि ये रिलेटिवली लो वॉल्यूम स्टॉक है। तो अगर आप इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह सुन के, श्योर स्टॉक ऊपर जा सकता है। किसी वजह से अगर स्टॉक नीचे भी गया तो आप ये ध्यान रखें कि वॉल्यूम कम होता है, रिस्क इस हिसाब से कैलकुलेट करके चलें। आगे चलते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं किटेक्स गारमेंट्स की। मिस्टर साबू एम जेकब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किटेक्स गारमेंट, आपको पता है कि
टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक पसंदीदा स्टॉक है मार्केट का, लेकिन इस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्री 2-3 बहुत ही बढ़िया साल के बाद एक तरह की दिक्कत में आ गई। एक तो सुबह हमने जैसे अरविंद से बात की थी, मिस्टर लाल भाई से, एक तरफ कॉटन प्राइसेस, दूसरी तरफ ग्लोबल स्लोडाउन, और अब ये जो ROCTL स्कीम है सरकार की, उसकी वजह से पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे। साबू साहब, अगर आप बताएं कि क्या चैलेंजेस चल रहे हैं अभी आपकी इंडस्ट्री में? I don't understand Hindi. Yeah, so I was asking you that on the one hand there was cotton prices, on the other hand the government scheme, the payments of ROCTL, that the export encouragement scheme the government had launched, that is also facing troubles. How is the state of your sector right now? Yeah, actually, I think all the textile industry is facing serious problems just because of the cotton price has gone up like anything. And last, few months, this is, almost, like a 40% on the FOB prices has gone up. But the market is not accepting, the consumers are not accepting. So everyone is facing serious problems. The orders are, cutting down. A lot of orders cancelled. But I think, as far as Kitex is concerned, we are just, overcoming, we are managing with our resources. And because this is a global issue, it's not only in India, everywhere the prices has gone up. So I think coming months, maybe another few months, this is going to stabilize. And as far as the policy concerned, this government is announced, various schemes, but it's not really effective. And the investors are not really started getting benefit out of that. Mr. Jacob, thanks very much for your time and telling us about the state of your sector. जेकब साहब कह रहे हैं कि इस समय तो दिक्कत है। अगर आप काइटेक्स का स्टॉक देखें, टॉप से काफ़ी नीचे आया हुआ है और सारे टेक्सटाइल काउंटर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है इस समय। तो इसमें अगर आप हाथ डालें तो सोच समझ के इस समय चेक करें। मितेश, टेक्सटाइल स्टॉक्स पे कोई व्यू आपका है? अभी इनका बुरा टाइम है, अभी अलग रहना चाहिए? डेफिनेटली कमोडिटी स्टॉक्स का तो हाल बुरा ही है, लेकिन इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग है। उसमें से एक स्टॉक जो हमें बहुत बढ़िया चार्ट के ऊपर लग रहा है और जिसका बॉटम फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू हो गई है, वह अंबिका कॉटन मिल। आई थिंक अंबिका कॉटन मिल का अगर आप चार्ट देखोगे तो 2400 से वो करेक्ट होता हुआ आया है और अराउंड 1400-1500 के बीच में एक बेस फॉर्मेशन की वो तैयारी कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि अंबिका कॉटन मिल यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन करके अगेन वो अपवर्ड स्विंग लगाएगा, क्योंकि ये स्टॉक्स में ऊपरी लेवलों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिकवाली आई है और हर एक बिकवाली पे वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है। तो आई थिंक जब बाजार एक लेवल पे स्टेबल हो जाएगा तब सबसे पहले रिबाउंड विद इन द एंटायर टेक्सटाइल स्पेस अंबिका कॉटन मिल में ही आएगा। तो हमें लग रहा है ये बॉटम फॉर्मेशन का इनिशियल फेज है। यहाँ पे डेफिनेटली ट्रांचेस में लेना ही चाहिए ये स्टॉक को, और अगले एक साल में हमको लग रहा है कि वापिस ये स्टॉक जो है वो 2400-2500 की रेंज में आ जाएगा। 2400 से 2500 तक की रेंज के अंदर आ सकता है शेयर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर एक ठीक हो सकता है। अगर आप टेक्सटाइल से जुड़े हुए किसी शेयर के बारे में सोच रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो बाजार पूरी तरह से एक रेंज में है। इस रेंज के अंदर आपको सिर्फ स्टॉक्स ही थोड़ा बहुत मोमेंटम दे सकते हैं। राजेश जी, एक बार जरा आप रिलायंस को वापस से चेक करेंगे। ये 2500 से ना पहले भी एक बार रुक के ये थोड़ा इसने मूवमेंट दिखाया था, तो 2800 तक आ गया था ये शेयर। अब फिर से 2500 को ना इंपॉर्टेंट अपना बेस बना रहा है। ये बेस पक्के वाला है कि कच्चे वाला है? अगर कच्चे वाला है तो छोड़ देते हैं, अगर पक्के वाला है तो वापस री एंट्री के चांसेस कितने हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में? रिलायंस इंडस्ट्री में 2500 का लेवल ऑलमोस्ट इसके 200 डे मूविंग एवरेज को कोइंसाइड करता है और 100 डे मूविंग एवरेज भी ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। तो हमें लगता है दोनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास आता है 2500 से 2530 की रेंज जो है रिलायंस में। तो हमें लगता है काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखें जो पिछले दिनों में भी जो मार्केट में करेक्शन हुआ था उसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ब्रीफली ब्रेकडाउन दिया था। काफी 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन ही इसके नीचे फिसला था, लेकिन वापस से वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड
2850 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुछ ही चुनिंदा स्टॉक है लार्ज कैप स्टॉक्स में जो कि अभी 200 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किए हुए, उसमें से रिलायंस इंडस्ट्री भी एक वो स्टॉक है। तो हमें लगता है 1 से 2 दिन का समय देना चाहिए। अगर ये 2500 के लेवल के नीचे नहीं टूटता विद वॉल्यूम एक्शन तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। बट जिस तरीके का मार्केट का मूड माहौल है, एक लार्ज कैप निफ्टी का स्टॉक है, तो हमें लगता है 1 से 2 दिन का यहाँ पे समय देना चाहिए। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉस से रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बिल्कुल बनते हुए दिख रही है। बट हमें लगता है थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करें, 1 से 2 दिन का समय दें। अगर नहीं टूटेगा तो बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है स्टॉक के लिए वापस से यहाँ से पुल बैक देने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक भी थोड़ी देर पहले लगा है 54 लाख शेयरों का। हालांकि इस ब्लॉक को लगे हुए 15 मिनट हो चुके, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं। पूनावाला फिनकॉर्प में 54 लाख शेयरों का सौदा इसमें लगा है। ध्वनि, एक बार जरा आप पूनावाला फिनकॉर्प चेक करेंगे। ये अभी फ्लैट है, करीब 2-2.5 रुपए ऊपर है। 54 लाख शेयरों का ब्लॉक लगा है इसमें। जी बिल्कुल, हमने पूनावाला फिनकॉर्प की एक बार पहले भी बात करी हुई है, जहाँ पे मैंने आपसे व्यू शेयर करा था कि ये जो यहाँ पे इसने बेस बनाया है इसका 210 से 215 के बीच में, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग बेस इसने बनाया है यहाँ से। डेफिनेटली ये स्टॉक में अभी भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बाकी है और हम इसमें काफी एक अच्छा अपमूव भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें पहला टारगेट जो इसके अंदर मिल रहा है वो 235 तक का मिल रहा है और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 245 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो इसका जो बेस बना हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी टाइम से बना हुआ है। तो इसके अंदर जो स्विंग लो अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म चार्ट पे इसने बनाई है उसको एक हम स्टॉप लॉस मान के चलेंगे, तो 215 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। करंट लेवल से इसके अंदर हम बाय कर सकते हैं और 235 और 245 के टारगेट्स के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। को लेके आइए, डिम्पी ने आपको बताया था 15 मिनट पहले कि सीन बन रहा है एक अपमूव का 40-50 पॉइंट के आइदर साइड। वो मूव हुआ है और वो मूव एक्चुअली ऊपर की तरफ हुआ है। तो जब हमने चर्चा चालू की थी और शो की ना डिम्पी, आपको याद होगा तो 15,430 पे थे हम, तो अभी हम 465 पे आ गए, तो 35 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। बिल्कुल। और डिस्काउंट भी फ्यूचर्स के अंदर कम हुआ, क्योंकि लोग थोड़ा फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डिस्काउंट भी कम हुआ है। अब सिर्फ 20 पॉइंट का डिस्काउंट रहेगा जो पहले 30 पॉइंट्स का था। तो फ्यूचर वालों को तो एक्चुअली टर्म्स में करीब 45 पॉइंट आ चुके हैं उनके। लेट्स सी अगर ये तेजी पकड़ता है। लेकिन तेजी की बात करें तो राजेश, सुबह आपने प्राज एक कॉल दी थी, काफी शानदार चल रही है अभी भी। अशोक लेलैंड और प्राज मुझे ठीक तरह से याद है। जरा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से बताइए, ऑल कार्गो में भी आज अच्छा काम हो रहा है और गति भी लोगों के रेडार पे आ रहा है वापस से। आज सुबह कुछ खबर भी थी, पंकज कुछ बता रहे थे। लेकिन ऑल कार्गो में बताइए क्या लेवल्स अगर मैं लेके बैठा हूं तो रुकना चाहिए? तो अजय जी देखिए, काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के लो बना के आया स्टॉक अभी पिछले रिसेंट करेक्शन में ऑलमोस्ट 250 के आसपास तक के लो बना के आया और वहां से जो रिवर्सल बना है ये काफी सिग्निफिकेंट रिवर्सल बना है। और हमें लगता है कि अब ये स्टॉक अगर 270 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो यहाँ से पॉसिबली अपसाइड यहाँ पे 295 से 300 तक भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो जिस तरीके से इसमें रिवर्सल पैटर्न बन रहा है हमें लगता है कि बने रहना चाहिए। 270 का स्टॉप लॉस रखे, 300 के अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं अल कार्गो में। तो बाय एंड होल्ड की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। ओके, तो क्लियरली अल कार्गो लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें, कंपनी के नतीजे काफी ज्यादा अच्छे आते हुए दिखे थे। रेवेन्यू, मुनाफे के फ्रंट पर हर तरह से, हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव थे। लेकिन इसके बावजूद पिछले 1 महीने में स्टॉक ने जितना मूवमेंट नहीं दिखाया, जितना एक्शन नहीं दिखाया, आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब 6% की तेजी के साथ 282 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। सीक्वेंट साइंटिफिक, मितेश, इस पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि इस स्टॉक में भी अच्छा एक्शन है। करीब 8% के अप मूव्स के साथ वॉल्यूम्स में बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक 97-98 के लेवल्स पर ये दिख रहा है, इस पर राय दीजिए। बेसिकली आप अगर देखेंगे चार्ट को तो 20 मार्च 2020 को जहां से रैली चालू हुई थी 61-62 रुपीज से, और स्टॉक ने बनाया था हाई
336 का 2 जुलाई 2021 को, वो पूरी रैली फिजल आउट हो चुकी है और वहीं पे स्टॉक आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। तो आई थिंक अगर वीकली भी चार्ट देखिए मानसी जी, मंथली चार्ट देखिए या क्वार्टरली चार्ट देखिए, अभी हर टाइम फ्रेम के हर एक चार्ट में ये जो स्टॉक है वो बेयर पैटर्न के अंदर या बेरिश पैटर्न के अंदर आ चुका है। तो हमारे हिसाब से अगर ट्रेंड रिवर्सल आता है तो ये यहाँ से बहुत ही ऊपर के लेवल आएंगे 113 के ऊपर। अगर 113 के ऊपर वीकली बेसिस के ऊपर अगर स्टॉक बंद होता है तो उसके बाद ही इसमें तेजी बनेगी, वरना ऐसे जो बाउंसेस है उसमें अगर आपने लिया हो तो एडवाइजेबल है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, क्योंकि ये बाउंस लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न जिस हिसाब से वीकली और मंथली का सेटअप है, ये बाउंसेस सस्टेन नहीं करेंगे और अल्टीमेटली स्टॉक जो है वो फिर से एक बार 70 से 80 के रेंज में आएगा। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपके पास है और अगर आपका ब्रेक इवन भी आ रहा है तो निकल जाइए, वापिस से आपको नीचे के लेवल पे ये स्टॉक मिलेगा और अगर तेजी करनी है आपको तो 113 के ऊपर ही कीजिएगा। तो ये राय, एक बार प्रॉफिट बुक करने की राय सीक्वेंट साइंटिफिक पर फिर से मौके एंटर करने के मिलेंगे। लेकिन चलिए नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के स्टॉक को एक बार देखें। एमजीएल, आईजीएल के स्टॉक मूवमेंट काफी पॉजिटिव है। ध्वनि, इस पर आपसे हम आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। 740 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं महानगर गैस लिमिटेड का स्टॉक ट्रेड करता हुआ 360 के आसपास। आईजीएल में भी एक बड़ी ग्रीन पैटर्न के साथ ग्रीन कैंडल डेवलप होती हुई दिख रही है। गैस स्पेस, एमजीएल, आईजीएल दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले हम यहाँ पे एमजीएल की बात करते हैं। एमजीएल ने जो मार्च में पिछले साल लोज बनाए थे उनको 2 बार रीटेस्ट कर चुका है, जो 695 के लेवल के पास बन रहे हैं। वहां से हमें इसमें वापस से एक रिबाउंड करंटली हमें देखने को मिला है। आज के जो लोज थे फिर से वो भी हमें एक हायर हाई की फॉर्मेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ऊपर के साइड में हम इसके लेवल्स की बात करें तो हमें वापस से इसके अंदर जो प्रीवियस स्विंग्स हाई बनाए हुए थे 780 के पास के, वो एक फर्स्ट टारगेट के तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हम। और 780 का लेवल स्पेसिफिकली हम इसमें ध्यान में रखेंगे। अगर इसके ऊपर स्टॉक हमें और क्लोजिंग देता है तो इसमें वापस से हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, जबकि हमें ऊपर की साइड में जो एमजीएल के लेवल्स है वो 845 तक के विटनेस करने को मिल सकते हैं। 780 का लेवल स्पेसिफिकली हम इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम ऑप्शंस डेटा भी देखें तो काफी कॉल राइटिंग भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला टारगेट 780 का रहेगा इसके अंदर। और दूसरा जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो आईजीएल की बात करेंगे। तो आईजीएल का चार्ट भी काफी हद तक हमें एमजीएल जैसे ही देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ में इसने भी जो सपोर्ट लेवल्स बनाए हुए हैं और उसे रीटेस्ट करके वहां से रिबाउंड कर रहा है, वो 338 के पास के बन रहे हैं। और यहाँ से स्टॉक ने एक रिबाउंड करा है। और यहाँ पे अगर आईजीएल के स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो इसके अंदर एक थोड़ा सा मैं अभी वेट एंड वॉच करने का नजरिया रखूंगी, क्योंकि ऊपर की साइड में हमें ऑप्शन राइटिंग 360 के लेवल्स के पास देखने को मिल रही है और हम काफी हद तक उस लेवल के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये स्टॉक 360 के लेवल्स पार करता है तो भी इसके अंदर हम एक नया लॉन्ग साइड का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और उसमें पहला जो ऊपर की तरफ रहेगा टारगेट वो 390 तक का रहेगा। 390 के पार अगर ये स्टॉक आता है तो नेक्स्ट लेवल जो ध्यान में रखने रहेंगे वो 410 के रहेंगे। 390 पहला टारगेट है जिसे ध्यान में रखें। इसके बाद 400 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। आईजीएल बिल्कुल खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं, हमारे साथ संजीव भसीन जी जुड़ गए हैं, स्वागत करते हैं उनका। संजीव जी गुड आफ्टरनून। आज सुबह जब कमजोरी देखी तो कल की तेजी एक डेड कैट बाउंस ही लगा था, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार को अगर आप देखेंगे बिल्कुल ये पलटता हुआ दिख रहा है। बाजार की चाल पर आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी, हर एक चीज शॉर्टिंग हो रही है। डाउ फ्यूचर देखते हैं $5-6 नीचे है, थोड़ा सा यूएस में आता है तो देन लेट इट बी made support everything on the data. This is the time to dealing, the US cues from India. Bond yields of commodities means that India is in a very sweet spot. तो यहाँ मैं कोई नहीं लेने की चेष्टा करूंगा
और मुझे लगता है ये प्राइस अगर आज वहां पे इतना कुछ नहीं हुआ और क्रूड और घट गया, क्रूड अब $90 जाएगा अगले हफ्ते तक, और अगर कोई समझौता हो गया तो आपको $80 भी दिख सकता है बाय द एंड ऑफ द मंथ. सो बी प्रिपेयर्ड, क्रूड इज इन अ वेरी वेरी बिग फॉल एंड दैट कैन ओनली स्पेल गुड न्यूज फॉर इंडिया. अब आपके लिए दो बातें हैं, आपके तो शुरू करूं. बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी बताएं. दोनों प्रॉपर्टी प्लेस हैं, सीमेंट भी घट गया, मेटल्स भी घट गए, फ्यूल भी घट गया, और हर एक चीज में वीकनेस है एज इन इनपुट कॉस्ट. डीएलएफ इस भाव पे अनबिलीवेबल 305 में लीजिए, 294 का स्टॉप लॉस, 325 से कम मत बेचना. गोदरेज प्रॉपर्टी 1170 में लीजिए, 1135 का स्टॉप लॉस, 1275 से 1300 का भाव आपको 2 दिन में दिख जाएगा. बिल्कुल, तो चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक कॉल, डीएलएफ पर एक कॉल आती है. 320 के टारगेट्स, डीएलएफ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज की कॉल भी आपकी टीवी स्क्रीन पर. खरीदारी 1250 के टारगेट्स. और संजीव जी, काफी अग्रेसिव टारगेट आप बता रहे हैं, क्रूड पर $80 तक जाता दिखेगा. चलिए संजीव जी से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जो क्रूड का डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल पर लगातार हम हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय समझने की कोशिश कर रहे हैं, और राय अगर देखें तो इसी तरह की आ रही है कि डाउनफॉल जो है वो इसी तरह गहराता हुआ दिखेगा. कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि $90 तक गिरावट हावी होती हुई दिख सकती है. ऑफकोर्स आज सुबह निकुंज भी बता रहे थे कि $100 के लेवल्स को तो बाजार ऑलरेडी बचा चुका है, फैक्टर इन करता हुआ दिख चुका है, लेकिन $80 पर बैरल ये लेवल भी संजीव जी की तरफ से आते हुए. चलिए आगे बढ़ते हैं. और APMI यानी कि एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि चीन में विदेशी निवेशकों ने $2 से $2.5 का ट्रिलियन का निवेश किया है, जिसका एक छोटा हिस्सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए भारत में आ सकता है. इससे भारतीय बाजार को मजबूती मिलेगी, साथ ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा. आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कहा. जो अर्ली इंडिकेशन है वो तो काफ़ी पॉजिटिव है. तो चाइना में विदेशी निवेशकों ने चाइना में करीबन $2 से $2.5 ट्रिलियन लगा के रखा है. चाइना में विदेशी इन्वेस्टर की पूंजी $2 से $2.5 ट्रिलियन है. चाइनीज सरकार जो कर रही है वो पब्लिक को साफ नज़र आ रहा है. एंड जो मेरे को दिख रहा है कि US, UK, जापान से काफ़ी एंडाउमेंट्स, पेंशन फंड अपना चाइना से पैसा मोड़ के कुछ हद तक इंडिया ले आएंगी, बिकॉज चाइना में इतना मोटा रकम विदेशी इन्वेस्टर ने लगा रखा है. अगर उसका छोटा सा हिस्सा भी हिंदुस्तान आ जाता है एंड वो मोस्ट प्रॉब्ली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जरिए से ही आएगा, तो जाहिर है इंडियन मार्केट के लिए अच्छा होगा. फॉरेन इन्वेस्टर की आउटफ्लोज इनफ्लोज बन जाएगी और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी. लॉजिकल है कि अगर फेडरल रिजर्व क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, फेडरल रिजर्व रेट्स हाइक कर रही है, दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी टाइट हो रहा है, तो जाहिर है वैसे माहौल में कमोडिटीज़ को नीचे ही जाना चाहिए, राइट. एंड अगर कमोडिटीज़ नीचे जाती है, जैसे आपने समझाया, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, इन्फ्लेशन पे मार्केट को सपोर्ट मिलेगा. कुछ हद तक इससे विदेशी इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस्ड होगा, कुछ हद तक रुपी पे प्रेशर कम होगा, तो विदेशी इन्वेस्टर के लिए एक सोर्स ऑफ कंफर्ट बनेगा. बट उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से डोमेस्टिक जो हाई नेटवर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मेन कस्टमर बेस है, डोमेस्टिक हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर इन्फ्लेशन को देखेगा, कमोडिटी प्राइसेस को देखेगा, इंडिया की मैक्रो स्थिति को समझेगा, और मेरे ख्याल से और जोर शोर से H&W की इन्फ्लोज मार्केट में आ सकती है इन द रेस्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पे ये बात भी पता लगी जो सौरभ मुखर्जी ने बताया कि पिछले 10 साल में जो PMS का दायरा है वो $10,000 करोड़ से सीधा $3 लाख करोड़ हो गया. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है. और ये कह रहे हैं कि आगे चल के इसमें भी ग्रोथ आगे रहेगी. तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि SIP मोड के जरिए जो पैसा आ रहा है वो फंड्स के पास काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है, और फंड्स कहीं ना कहीं एलोकेशन भी कर रहे हैं. DIs इसी वजह से अच्छे खरीदार भी बने हैं इस तरह के फॉल के आने के बावजूद भी. एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है इस रेंज के अंदर. कोई कह सकता है ना कि आज मार्केट की रेंज है, मैं उसको कह सकता हूँ यस है, लेकिन उस रेंज के अंदर 30-40 पॉइंट निफ्टी के कहाँ जा रहे हैं किसी को पता ही नहीं चल रहा. एक झटके में निफ्टी आता है 400 के नीचे, फिर से 440, फिर से 380, ये रेंज में फंस से रह गया है. पता नहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होगा. खैर एनी हाउ, फिर भी हम धोनी के पास चलते हैं. एक दो शेयर हमारी लिस्ट में आए हैं, जरा वो पता कर लेते हैं कि उसमें क्या किया जाए. धोनी आप जरा एक शेयर चेक कीजिए, वो है सिंजिन. ये शेयर अभी अभी मेरी लिस्ट में है, इसके अंदर थोड़ा बहुत खरीदारी होती हुई दिखी है. सिंजिन के शेयर ठीक है क्या? SYNGENE के नाम से मिलेगा. सॉरी, इससे मैं पर्टिकुलरली ट्रैक नहीं कर रही हूँ. ठीक है,
तो हम दूसरे वाले पे मूव कर सकते हैं। दूसरे मूव कर सकते हैं। तो फिर आप एक और शेयर देखिए, उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। आप ये देखिएगा, फिर मैं सिंजिन किसी और से पता करता हूँ। आप अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, आपको लगता है कि एक पुल बैक का या फिर एक बेस का एक अच्छा कंटेंडर है? आज इसी क्लोजिंग मेरे को थोड़ा ठीक लग रही है। जी यहाँ पे अल्ट्राटेक का पहले तो हम एक ब्रॉड व्यू ले लेंगे कि इसका क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका अगर हम ब्रॉड स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक साइड का स्ट्रक्चर ही बन रहा है, और इसमें नीचे के साइड के जो सपोर्ट लेवल्स है वो अभी भी थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स पे मिल रहे हैं हमें डेलीज पे। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पे, तो यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा बाउंस देखने मिला है, बट इस पर्टिकुलर बाउंस को यहाँ पे मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर नहीं करूंगी। इसके लिए स्पेसिफिकली मेरा जो नजरिया रहेगा वो अल्ट्राटेक पे रहेगा कि इसका 5480 के पार अगर ये स्टॉक निकलता है तो इसके बाद हम इसका मान सकते हैं कि एक रिवर्सल शॉर्ट टर्म के लिए हो चुका है और यहाँ से एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट करेंटली इसके अंदर कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। इसके स्पेसिफिक लेवल जो मैंने 5480 का बताया उसे हम ध्यान में रखेंगे पहले। ठीक है, सिंजिन के ही मैं पता कर रहा था। एक बार मितेश आप चेक करेंगे सिंजिन के चार्ट को और जरा देख के बताएंगे कि ये शेयर ने अपना बॉटम बना लिया। अब ये 520 525 के नीचे तो नहीं जाएगा? अच्छा, मितेश से बात भी नहीं हो पाएगी। ऐसा क्या है सिंजिन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं हो ही नहीं पा रही? एक काम करते हैं, छोड़ ही देते हैं, शेयर ही छोड़ देते हैं, बाद में पता करते हैं। तो जिस एनालिस्ट के पास सिंजिन लेके जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे फंस रहा है। बेटर आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो शेयर मेरी लिस्ट में और भी हैं, जरा मैं वहाँ से चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। सेकेंड शेयर है गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज सीपी के नाम से आपको मिलेगा। राजेश जी जरा चेक कीजिए गोदरेज सीपी। जी गोदरेज सीपी पे आपको दे देता हूँ। तो सिंजिन में एक्चुअली अगर हम देखें तो एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है और आज का जो प्राइस एक्शन है ऑलमोस्ट अपनी एक रेंज को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने, अगर ये 560 के लेवल को आज सरपास करेगा सिंजिन, तो फिर यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम इसको 575 580 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो जिस तरीके के फॉर्मेशन बने पिछले 15 से 20 दिन का अगर हम सेटअप देखें तो एक बेस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, 560 के ऊपर 580 तक की अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। गोदरेज सीपी में देखें तो पिछले दिनों में जो मोमेंटम बना था उसमें एक डाउन स्लोपिंग चैनल का एक ब्रेकआउट होते हुए दिखा डेली सेटअप के हिसाब से, और हमें लगता है जो ये ब्रेकआउट बना इसके चलते ये स्टॉक में हमें लगता है 785 से 790 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती। काफी समय से ये स्टॉक में करेक्शन था और उसका एक कहीं ना कहीं रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये अगर 750 के लेवल को होल्ड रखता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन, तो एक अपमूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको फिर 780 790 की तरफ लेके जा सकता है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 780 790 तक के लेवल्स भी जाते हुए दिख सकते हैं। और सिंजिन फाइनली वी गेट एन आउटलुक फ्रॉम राजेश जी। उनका मानना है कि आज की क्लोजिंग पर खास तौर से फोकस रखना चाहिए। मितेश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मितेश, ब्लू डार्ट इस स्टॉक को देखें, द स्टॉक इज ऑन फायर, करीब 5.25% के अपमूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 5 दिनों के ट्रेंड को देखें, इतने बड़े अपमूव्स तो नहीं दिखा रहा था। पिछले 1 महीने में भी कोई बड़ा ट्रेंड इस स्टॉक ने नहीं दिखाया। इस एक तरफा तेजी को जो आज एकाएक नजर आई है, क्या यहाँ से और बढ़त का आसार नजर आ रहे हैं? एक्जेक्टली, ओपनिंग रिमार्क्स में हमने बताया था मानसी जी के 3 स्टॉक सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किए हैं, ब्लू डार्ट, असाही इंडिया ग्लास और सफारी इंडस्ट्रीज। तो आई थिंक ब्लू डार्ट के अंदर जो आज की जो तेजी है वो गोइंग फॉरवर्ड एक ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से देखनी चाहिए और मेरे हिसाब से आई थिंक 7500 7800 के जो टारगेट है वो ऑन द कार्ड है। ये ऐसी तेजी नहीं है आज की जो 1 या 2 दिन में फिजल आउट हो जाएगी, क्योंकि पूरे जब बाजार गिर रहा था तब पूरी गिरावट में ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरह अपने लो को, अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज को बहुत अच्छी तरह से डिफेंड किया है बिटवीन 6650 टू 6900। और जब भी आवरली चार्ट अगर आप देख लीजिए या डेली चार्ट देख लीजिए, जब भी ये ट्रेडिंग रेंज में स्टॉक आया है तब वहां पे एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी मार्केट पार्टिसिपेंट ने अडॉप्ट की है और वहां से अच्छी सी एक बाइंग आई है। तो ये जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा नॉर्मल वाला नहीं है, ये बाजार के अंदर ये ब्रेकआउट लंबा चलेगा। दिस इज अ ट्रेंड रिवर्सल और मेरे हिसाब से 7500 7800 के लेवल्स अगले 1 से 3 महीने में हमको देखने के लिए मिलेंगे।
ओके ठीक है, नरेश मिरानी भी इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार क्लोजिंग रिमार्क उनका भी ले लेते हैं और उनसे कुछ BTST STBT सौदे होंगे वो भी पता कर लेते हैं। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तो आज मार्केट पूरी तरह से रेंज के अंदर है, 15,500 तो गया लेकिन 15,500 से 400 वाली रेंज नहीं गई है, वो आज शायद हमको क्लोजिंग में भी मिल जाएगी, जद्दोजहद तो चल रही है उस पर। आप जरा बताइएगा कि जिनके पास निफ्टी पड़ी हुई है लॉन्ग की, अपने सौदों को कैरी करके जाएं या फिर आज के डैमेज को माने कि ये सीवियर डैमेज है, छोड़ देना चाहिए सौदे को? मेरा मानना है कि 15,350 का स्टॉप लॉस रखना है और कल देखना है। काफी ओवरसोल्ड है मार्केट्स और ओवरडन है शॉर्ट टर्म में, और करंटली जो प्रेशर आ रहा है वो ग्लोबल मार्केट्स के वजह से, अगर वहां पे थोड़ा रिकवरी आए तो हम फिर से हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लेके चलना है 15,350 का। टूट गया मान लीजिए, फिर क्या करें? फिर तो सौदा काटना ही पड़ेगा ना, क्योंकि गैप अप गैप डाउन तो हो ही रहे हैं। हाँ, अगर कल भी गैप डाउन होता है तो काटना पड़ेगा। अच्छा नरेश, मेरे को एक चीज और बताइए, आपकी कोई BTST STBT है कुछ क्या? करंटली ये मार्केट्स में मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, कल देखूंगा। ओके ठीक है, कोई डिफेंसिव ITC भी नहीं लेके जाओगे? आप पिछले 3-4 दिन से ITC बता भी रहे थे और अच्छा चल भी रहा, ऐसा नहीं कि खराब हुआ है वो। काफी डिफेंसिव स्टॉक्स भी मोमेंटम नहीं दिखा पा रहे, इसलिए कि एक बार और मोमेंटम 2 दिन तक अगर निफ्टी में दिखाई दे तो जाके ज्यादा ट्रेड्स ले सकते। ओके ठीक है, तो आप मतलब आज कोई सौदा नहीं, ना ही BTST ना ही STBT का किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। आप इंडेक्स पे कह रहे हैं कि 350 हमको ध्यान रखना है। अच्छा, बैंक निफ्टी पे कोई क्रिटिकल लेवल है जिसको हमको वॉच करना है? एक बार जरा ये भी बता दीजिए। आज एक्चुअली ना रिलायंस की वजह से निफ्टी थोड़ा ज्यादा टूटा हुआ है, तो 32,700 अगर वो उसके नीचे रहता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। ओके ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 15,350 निफ्टी का और 32,700 ये हो गया बैंक निफ्टी का। अगर दोनों लेवल जाते हैं तो आपको अपने सौदे लॉन्ग के काटने चाहिए। वैसे हालांकि मार्केट ओवरसोल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतनी भी ओवरसोल्ड नहीं कि बाजार अभी और थोड़ा नीचे नहीं जा सकता। गैप है इसके पास, अभी भी जगह है काफ़ी। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इंडेक्स पे व्यू। STBT BTST कॉल नहीं, और ये बात हम आपको कई दिन से कह रहे हैं कि सौदों को आप कम रखेंगे ना तो आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सौदा अगर कहीं भी ज़्यादा हो गया ना तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है मार्केट के अंदर, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मानसी? बिल्कुल, और मिड कैप स्पेस में कुछ तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स ब्लू डार्ट हमने डिस्कस किया, ब्लू डार्ट की ही तरह मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग बेट क्रिसिल में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज जहां पर नजर आ रहा है। क्रिसिल करीब 6% के अप मूव्स दिखाते हुए, राजेश जी इस स्टॉक में भी तेजी है, इस पर क्या राय देंगे? तो आंसर जी देखिए, स्टॉक में पिछले 4-5 वीक से एक करेक्शन था, आज एक पुलबैक बना। स्टॉक ने जिस जगह से पुलबैक दिया वो एक इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया था, करीब 3,060-70 के जोन में इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन एरिया था। अब हमें लगता है पुलबैक तो जरूर बना, एक मल्टीपल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी डिफेंड करने में कामयाब रहा, और आज का पुलबैक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक को ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 3180 ये लेवल को अगर होल्ड रखेगा तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ आते हुए दिख सकती है। तो एक काफी बड़े करेक्शन के बाद एक फर्स्ट यहाँ पे पुलबैक के साइन बने हैं, तो 3180 जिनके पास पोजीशन है 3180 का स्टॉप लॉस आके होल्ड रखें। अगर ये सेकंड यहाँ पे फॉलो अप बाइंग एक्शन आता है कल के सेशन में, तो हमें लगता है फिर नेक्स्ट जो इसका लेवल बनेगा वो करीब आएगा 3260 के आसपास। के बाद पुल बैक साइन है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, और अगर फॉलो बाइंग के साइंस कल नजर आते हैं तो फिर नई तेजी यहां पर बनती हुई दिख सकती है। इस पर रिव्यू जरूर करेंगे, वॉच आउट जरूर करेंगे स्टॉक पर। क्रिसिल मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और कई राज्यों में ज्यादा टैक्स की वजह से ETF कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एयरलाइंस अब एविएशन मंत्रालय के साथ बैठक भी कर रही हैं, बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम और एविएशन सचिव की बैठक एयरलाइंस के CEO के साथ हो रही है। इस बैठक से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स एक बार समीर दीक्षित से समझ लेते हैं। समीर, ओवर टू यू, बताएं। हवाई ईंधन की कीमतों में लगी आंच के चलते अभी तक पूरा एविएशन सेक्टर, तमाम एयरलाइंस उससे परेशान थी, और उसकी आंच अब सरकार को भी महसूस हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार आज 2 अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा यही है कि किस तरीके से हवाई ईंधन की कीमतों में उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं ताकि सेक्टर को कुछ राहत पहुंचाई जाए। सबसे पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, इसमें तमाम एयरलाइन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, एयरलाइन CEO मौजूद रहेंगे, और इस बैठक का प्राइमरी एजेंडा
यही रहेगा कि एटीएफ की कीमतों को कम करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है या फिर इसके अलावा क्या कुछ मदद एविएशन मंत्रालय कर सकता है ताकि जो इस वक्त तमाम एयरलाइंस के सामने दिक्कतें आ रही हैं उनको कुछ राहत पहुंचाई जा सके। हम सभी को पता है कि पिछले साल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम राज्यों को यूनियन टेरिटरीज को चिट्ठी लिखी थी कि वो अपने राज्यों में एटीएफ पर लागू वैट की दरों में कुछ कमी लाए। उसका ये बेहतर नतीजा भी निकला था कि 25 से ज्यादा राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरी में वैट जो कि एटीएफ पे लागू है वो 5% से कम किया गया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जहां पर टैक्सेस जो हैं जो टरबाइन फ्यूल पे लागू है वो रिकॉर्ड हाई है। तो इस दिशा में बैठक में चर्चा होगी। लेकिन दूसरी अहम बैठक उसमें पेट्रोलियम सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे जो कि तमाम एयरलाइन के सीईओ से बातचीत करेंगे। इस बैठक का भी एजेंडा यही रहेगा कि एटीएफ की कीमतों को लेकर के क्या सुझाव एयरलाइंस की तरफ से हैं, वो क्या कुछ मदद चाहते हैं सरकार से ताकि पूरी एविएशन सेक्टर को सस्टेनेबल बनाए रखा जा सके। जो अफोर्डेबल फ्लाइंग का मकसद है सरकार का उसको बरकरार रखा जा सके। और सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों बैठकों से जो एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार होगी वो जल्द ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को सौंपी जा सकती है ताकि वो आने वाले वक्त में कुछ कदम ऐसे उठाएं ताकि एविएशन सेक्टर को और खासकर एयरलाइंस को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल एटीएफ भारत में जो हवाई ईंधन के दाम हैं वो रिकॉर्ड हाई हैं। 1,41,000 से ज्यादा का इस वक्त हवाई ईंधन सिर्फ दिल्ली में है और बाकी राज्यों में भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं और सरकार चाहती है कि इससे एयरलाइन को कुछ राहत पहुंचाई जाए, जिस दिशा में यह अहम बैठक हो रही है। और माना यह जा रहा है कि इसमें एक अहम मसला एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए भी चर्चा हो सकती है और उस डायरेक्शन में भी केंद्र सरकार से कहा जाएगा कि वो कदम उठाए या उस पर तमाम राज्यों से सहमति बनाने के लिए प्रयास करें। ओके, तो क्लियरली एयरलाइंस को छोटी अवधि में राहत देने पर सरकार यहाँ पर सोच विचार कर सकती है। समीर, शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें बताने के लिए। इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक में एक मूव जरूर नजर आ रहा है। मितेश, इंटरग्लोब एविएशन की चार्ट देखिए करीब 1% की तेजी यहाँ पर। बेसिकली कहीं ना कहीं 1550 से 1600 के बीच में एक सपोर्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से डेली और आवली चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, एक बार स्टॉक 1400 से 1450 के लिए रेडी हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे कोई भी तरीके से बाय ऑन डिप्स का फॉर्मूला नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड रहेगा। 1720 के स्टॉप लॉस से अगर यहाँ पे बिकवाली की जाए तो अगले एक वीक से 15 दिन तक हमको 1500 से लेके 1450 के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारा यहाँ पे बेस्ड ऑन द डेली एंड आवरली जो स्ट्रक्चर है वो बिकवाली की सलाह रहेगी। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन में बिकवाली की सलाह। इनफैक्ट अनलॉक थीम के कैंडिडेट हैं तमाम स्टॉक्स और कुछ समय पहले यहाँ पर अगर ग्लोबल एविएशन स्पेस की भी बात करें, कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना था कि ट्रैवल जिस तरह से बढ़ता हुआ दिख रहा है इसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट में एविएशन स्पेस को सिर्फ वॉच लिस्ट में डालें, यही टेक्निकल एनालिस्ट का नजरिया है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बैठक होने वाली है आने वाले हफ्ते में 28 और 29 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या कुछ हो सकता है, बैठक का एजेंडा क्या है। एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ। प्रकाश, बताएं जीएसटी काउंसिल की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, मीटिंग से पहले क्या अपडेट्स मिल रहे हैं हमें? देखिए 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक चंडीगढ़ में होने जा रही है, जो कि काफ़ी अहम बैठक है। इसमें कई मसले हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। सबसे अहम मसला है जीएसटी कॉम्पनसेशन से संबंधित। हालांकि औपचारिक रूप से इस एजेंडे में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमें सोर्स बता रहे हैं कि राज्य सरकारें इस मसले को काफ़ी प्रमुखता से उठाएंगी, क्योंकि 30 जून के बाद जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है उसकी मियाद खत्म हो रही है और जीएसटी लागू करने से राज्यों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसके बदले में मुआवजा उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि नियमों के हिसाब से 5 साल की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है। लेकिन कोविड की वजह से और फिर अब ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जो महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से राज्यों के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 साल तक के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन की जो मियाद है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए। इसके अलावा जो कंपोजिशन स्कीम है उसके दायरे को भी बढ़ाने का फैसला हो सकता है और इसका फ़ायदा जो है ऑनलाइन सेलर्स को भी दिया जा सकता है। अभी इसका फ़ायदा जो है सिर्फ ऑफलाइन सेलर्स को मिलता है, लेकिन जो भी सेलर्स जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर रजिस्टर्ड हैं उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है।
जिसके तहत 1.5 करोड़ रुपए तक अगर टर्नओवर है किसी टैक्स पेयर्स का, तो वो सिर्फ 1% सालाना टैक्स चुकाकर वो मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं। ये फ़ायदा जो है ऑनलाइन सेलर्स को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कई और मसले हैं जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से संबंधित है, जिसमें सोलर वाटर हीटर है, फिनिश्ड लेदर है, प्रिंटिंग इंक है, जिस पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें करेक्शन का फैसला जीएसटी काउंसिल कर सकती है। ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर जो जीएसटी है उसमें उसके स्ट्रक्चर में बदलाव का फैसला हो सकता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने पहले ही इस जीएसटी स्ट्रक्चर में को बढ़ाकर 28% करने की सिफारिश जो है वो जीएसटी काउंसिल से कर चुकी है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश आपको जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ खबरों का सेंस देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाजार के अंदर आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक रेंज के अंदर वॉलिडिटी, और आप इसी से अंदाजा ला सकते हैं कि नरेश से जब हमने ये पूछा कि आप कोई शेयर देना चाहते हो, उन्होंने कहा मैं ना कोई बीटीएसटी ना एसटीबीटी देना चाहता हूँ। ये बात है भी, ये बात काफ़ी तक ठीक भी है। राजेश जी, ये क्वेश्चन आपसे भी है, भले आप चाहे तो अपने पुरानी कॉल्स को भी वापस से रिविजिट करके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बीटीएसटी एसटीबीटी है तो आप जरा बता दीजिए। 20 मिनट है, लास्ट में जल्दबाजी हमें कुछ नहीं करनी, कोई सौदे पक्के वाले हैं तो देंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, कल की कल देखेंगे, क्यों इतना तनाव लेके जाना। कैश सेगमेंट है जो बीटीएसटी करेंगे हम, हेल्थ केयर ग्लोबल स्टॉक को अगर आप देखेंगे HCG इसका टिकर है NSE पे, अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूव आज के सेशन में बना, और जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है, स्टॉक अब 20-50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखें तो एक बुलिश टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक करेक्शन में इसने एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के पास से सपोर्ट लेके वापस बाउंस दिया है, तो हमें लगता है जिस तरीके की आज बाइंग एक्शन ये स्टॉक में बनी है, ये स्टॉक में यहाँ पे बाय करना चाहिए। 295 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, 275 के स्टॉप लॉस से ये बाय किया जा सकता है। और शॉर्ट साइड में हम जिंदल स्टील एंड पावर पे फ्यूचर में शॉर्ट करके जाएंगे। स्टॉक में काफी वीकनेस बनती हुई दिख रही है, स्टॉक ने अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को अब यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके मंथली चार्ट को भी विजिट करें तो उसमें भी एक ब्रेक डाउन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर मेटल में ऑलरेडी पूरे सेक्टर में ही एक वीकनेस का दौर चल रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है। लोअर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 296 तक के, स्टॉप लॉस रखे करीब 313 का, तो HCG और जिंदल स्टील एंड पावर STBT होगा। एक STBT और एक BTST है। HCG तो BTST के तौर पर होगा, और जिंदल स्टील जो है GSPL जिसको हम कहते हैं, ये आपको एक STBT सौदा है, यानी कि आप इसको आज बेचेंगे कल प्लस कर लेंगे। एक और चीज़, डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक के फ्यूचर्स थोड़ा कमज़ोर हैं। आज शाम को US मार्केट्स में जो फेड की कमेंट्री के मिनट्स हैं वो आएंगे। आपको ध्यान होगा जब फेड की कमेंट्री आई थी, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े थे 75%, मार्केट ने डिस्काउंट किया था, उस दिन खोला तो गैप के साथ था, लेकिन बाद में जाते जाते बाजार में बहुत बुरी तरह से मार्केट के अंदर क्रैश भी किया था, यानी कि दबाव भी आ गया था। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ओवरसोल्ड ज़रूर है। हम सेकेंड बार हम फेड के मिनट्स को देखेंगे, पहले एक बार फैसला, अब मिनट्स जारी होंगे शाम को। तो इससे पहले मैं आपको 2 फ्यूचर्स वगैरह बता रहा हूँ, वो करीब आधे से 1.25% तक की गिरावट पे हैं। ध्वनि, आपकी तरफ से कोई BTST या STBT का सौदा? बिल्कुल, मेरी तरफ से BTST में अभी मुझे एक अच्छा सा अपमूव देखने मिला है TVS मोटर्स में। TVS मोटर्स जो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के ऊपर अभी चल रहा है, इसके अंदर मेरा एक BTST कॉल रहेगा। करंट लेवल से TVS मोटर्स में एक बाय की सिनेरियो यहाँ से बन रही है। नीचे के साइड में जो हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इसका, वो 740 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और ऊपर की साइड में हमें जो फर्स्ट टारगेट विटनेस करने को मिलेगी वो 757 की है, और उसके बाद हम इसको 765 तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। TVS मोटर हालांकि आज की क्लोजिंग अच्छी है। हम जब सुबह डाटा निकालते हैं ना, तो हमने ये भी निकाला था कि जो इंस्टीट्यूशनल्स के पास डाटा था, यानी कि शेयर जो था, उसमें अगर कोई सबसे कम शेयर गिरने वाले कैटेगरी में आया, गिरे तो सभी हैं, बट जो कम शेयर गिरने वाली कैटेगरी उसमें TVS मोटर था। करीब 4% के आसपास का फॉल था। मैं कल कैलकुलेट कर रहा था तो इसके जो रिसेंट हाई है वहाँ से, तो स्ट्रेंथ तो है इस शेयर में इंडिविजुअली 757 आप इसका टारगेट रखें, स्टॉप लॉस रखें 740 का। मितेश जी, ये क्वेश्चन आपसे भी है, कोई BTST या STBT का सौदा आप देना चाहते हो? अगर पिछले एक सप्ताह में अगर आपने कैटेगरिकली कोई सेक्टर को एनालाइज किया होगा, आई एम श्योर आपने किया ही होगा, आपकी नज़र होगी, तो कहीं ना कहीं टायर सेक्टर में निचले स्तरों से एक अच्छी सी बाइंग आ रही है, स्पेशली बालकृष्ण इंडस्ट्री और MRF में, जो कि अपोलो
टायर जो है वो अराउंड 208 से बहुत ही स्ट्रांगली उसमें एक गिरावट आई है और कहीं ना कहीं 170-175 के बीच में ये बॉटम फॉर्मेशन की इनिशियल साइंस दे रहा है। मेरे हिसाब से बालकृष्ण इंडस्ट्री में एक BTST कॉल और एक या 2 दिन के लिए स्विंग ट्रेड भी लिया जा सकता है। 2078 के लेवल पे अभी फ्यूचर करंट मंथ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 2050 के स्टॉप लॉस से अगर लिया जाए तो कल के क्षेत्र में हमको 2110 और आई थिंक 2 या 3 दिन में 2150 के लक्ष्यांक इसमें हासिल हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से BTST कॉल बालकृष्ण इंडस्ट्री है हमारे हिसाब से। BTST बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। अपोलो टायर्स भी आज मार्केट के अंदर गिर नहीं रहा। इसकी बड़ी वजह है कि पहले से टूटे हुए थे शेयर और एंसेलरीज के तौर पर अभी शेयर थोड़ा रुक रहे हैं और अब इसके अंदर वापस से आपको पुल बैक के सौदे मिल सकते हैं। सिर्फ एक पुल बैक का सौदा है। 2110 और 2150 आपका टारगेट, 2050 आपका स्टॉप लॉस है। तो थोड़ा सा देख के संभल के आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा। कुछ एक और ट्रेड जो मेरी लिस्ट में आ रहे हैं फटाफट से देख लेते हैं। वहाँ पे इस समय क्या पोजीशंस बनती हुई दिख रही है अगर आप देखें। अच्छा, डॉक्टर रेड्डीज पे मेरा थोड़ा पूछना रह गया। ये शेयर भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा था। राजेश जी, आप जरा देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज को। तो देखिए दीपक जी, पिछले दिनों में जरूर स्टॉक में जो रिकवरी का ट्रेड बना है वो इसमें इंपॉर्टेंट जो लेवल है 4350 वो लेवल को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि एक इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है डेली सेटअप के हिसाब से देखें। लेकिन स्टॉक में ये जो पुल बैक बना है इसमें 20 डे 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक आपको सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ तो यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें लगता है 4350 एक इमीडिएट हर्डल है। वो लेवल क्रॉस होने के बाद हमें लगता है ये अच्छा एक अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो काफी समय से लोअर साइड पे एक एक्यूमुलेशन का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन बने रह सकते हैं यहाँ पे 4200 एक स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के टारगेट 4350 पहले टारगेट है, अगर वो क्रॉस होता है तो फिर एक बड़ा मूव भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको तेजी वाले सौदे या फिर तेजी वाले सौदे ढूंढ रहा हूँ। मेरी लिस्ट में ऐसे कुछ कमजोर शेयर भी हैं जिनके अंदर आज वीकनेस दिख रही है। एक्चुअली मैं बैंकिंग शेयर्स में ढूंढ नहीं रहा था, बट मेरी बार बार नजर जा रही है ICICI बैंक पे। टिपिकली इन्वेस्टर ट्रेडर्स का ये फैंसी काउंटर है। मितेश जी, एक बार जरा चेक करेंगे, ये जो आज की क्लोजिंग दे रहा है ऑलमोस्ट डे लो पे दे रहा है। इससे मेरी ज़रा चिंता नहीं है। इसका मेरे को प्रॉब्लम ये है कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ये, तो ये मेरी लिए प्रॉब्लम है। ये तेज़ी में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ICICI बैंक। जरा चेक कीजिए, कुछ स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? देखिए, इसमें एक 695 का एक इंटरमीडिएट हर्डल है और आवली चार्ट में जब भी ये स्टॉक 695 को टू 700 के जोन में आता है, एक सप्लाई साइड बहुत ही हावी हो जाती है। आज भी अगर आप फ्यूचर का हाई देखेंगे तो 699.45 है। तो टेक्निकली टू बी वेरी प्रिसाइज 695 के ऊपर आवली चार्ट में जब तक ICICI बैंक का क्लोज नहीं आता, और अगर डेली क्लोज आता है तो बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक उसके ऊपर ही हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विंग मिलेगा, और वो स्विंग की भी जो अपसाइड है वो थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से इसका इंटरमीडिएट हर्डल रहा है 725 का। सो अल्टीमेटली 725 के बीच बाद 725 को क्रॉस करने के बाद एक अच्छी सी बढ़त मिलेगी, लेकिन 695 के ऊपर एक 725 तक का ट्रेड हमको मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहेगा 678 का। आज 2-4 ना जरा सरकारी बैंक आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे आज अच्छी क्लोजिंग हो रही है। मेरे को ये नहीं पता कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, बट उनकी क्लोजिंग अच्छी हो रही है। एक बैंक ऑफ इंडिया दिखाइए आप, एक बार आप जरा सेंट्रल बैंक भी दिखा सकते हैं। 17 रुपये वाला है सेंट्रल बैंक, तो खैर है ये उस लिस्ट से भी बाहर जा रहा है, ये पहले इस पर जो बैन लगा था। बैंक ऑफ इंडिया की भी आज क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। आप ये 2-4 जरा सरकारी बैंक को देखो। इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक को भी आप दिखाइए, ये भी आज अच्छी क्लोजिंग करके जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी दिखाइए, ये करीब 4% है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसको भी दिखाइए। यूको बैंक को भी दिखाइए, ये करीब 4% ऊपर है। मेरे को इसके पीछे की ये नहीं पता कि सरकारी खबर क्या है, बट हाँ इनकी आज की क्लोजिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इसमें ट्रेडर को आना चाहिए, क्या इसमें इन्वेस्टर को आना चाहिए? एक बार सिर्फ एक व्यू पॉइंट ज़रूर मैं लेना चाहूँगा चलते चलते। राजेश जी, आप जरा देख लीजिए, ये सारे पैटर्न देखने के बाद अगर कहीं भी आपको एक्साइटमेंट दिखता हो, आपको लगता हो कि इन्वेस्टर को आना चाहिए शेयर में, तो आप हाँ बोल दीजिए। अगर नहीं है तो फिर इसको चर्चा करने का विषय भी नहीं है फिर ये। नहीं, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अभी किसी भी स्टॉक के स्ट्रक्चर इनकरेजिंग नहीं है बाय करने के लिए, तो वीक ही स्ट्रक्चर बने हुए हैं।
बिल्कुल ठीक है। हमने सिर्फ ये आपको नोटिस ज़रूर करवाया कि आप सरकारी बैंकों को देख के एकदम से आतुर ना हो जाएं कि 4% गिरते हुए मार्केट में तो कहीं ना कहीं कुछ है, इसमें थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आपकी शांति सुख के लिए मैंने बाकायदा राजेश सर से पूछ भी लिया। अब क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, कैसी हो रही है, बताएंगे आपको मानसी, वो वॉल पे जा चुके हैं। मानसी बताएं आप। बिल्कुल, तो क्लियरली दिन भर एक रेंज में बाजार ने कामकाज किया है। कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज बाजार के लिए उम्मीदें जरूर दिख रही थी, लेकिन आज सुबह ही जब एशियाई बाजार की कमजोरी नजर आई, उसका क्लियर कट इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी। दिन भर में बाजार ने एक रेंज में कामकाज किया और कमजोरी ही हावी होती हुई दिखी। आखिरी कुछ घंटों में बाजार ने एक अटेम्प्ट जरूर लिया गिरावट के स्तरों से ऊपर उठने का, लेकिन फिलहाल अगर फाइनल क्लोजिंग के लेवल्स भी आप देखेंगे कमजोरी ही ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इस कमजोरी में कुछ स्टॉक्स थे जो सरप्राइजिंग मूव्स भी दिखा रहे थे। आईटीआई लिमिटेड पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, मजबूती के साथ इस स्टॉक में चाहे बाजार में गिरावट है या फिर बढ़त है, इस स्टॉक में एक तरफा तेजी की चाल ही नजर आ रही है। 13% के आप मूव्स यहां पर नजर आए। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में और ज्यादा गिरावट हावी होती हुई दिखी, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस में जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसका एक इंपैक्ट है और गिरावट ऑफ कोर्स मेटल में दिख ही रही थी, लेकिन वो गिरावट गहराती हुई नजर आई। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 5% की गिरावट के साथ हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए दिखे। इसके विपरीत टायर स्टॉक्स को अगर देखेंगे, ऑटो एंसिलरी ऑटोमोबाइल स्पेस में जो एक एक्शन नजर आ रहा है पिछले कई क्वार्टर्स की गिरावट के बाद, जो ऑटोमोबाइल स्पेस में एक ट्रैक्शन, एक मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, उसका एक इंपैक्ट टायर स्टॉक्स पर भी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स जैसे स्टॉक्स इस सूची में, जहां पर हरे निशान के साथ कमजोर बाजार में भी ट्रेड्स नजर आए। टीसीएस, बीपीसीएल, हीरो मोटर पावर ग्रिड, मारुति जैसे स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभाल रहे थे, लेकिन हैवी वेट्स में रिलायंस ने आज परफॉर्म नहीं किया, कंट्रीब्यूट नहीं किया। कमजोरी के साथ रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी हमने कमजोरी जरूर देखी, लेकिन क्रिसिल, ब्लू डार्ट, टाइटन जैसे स्टॉक्स थे जो कि परफॉर्म कर रहे थे। आईटीआई, सीक्वेंट साइंटिफिक, अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स अमंग स्मॉल कैप स्पेसेस, कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फाइनल क्लोजिंग फिगर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 51,788 के लेवल से 744 अंकों की बिकवाली के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग। निफ्टी में करीब 250 अंकों की बिकवाली, 15,400 के लेवल्स को जरूर बचा लिया है, लेकिन 15,400 के बिल्कुल लेवल्स पर क्लोजिंग नजर आती है। और बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों की बिकवाली, 32,804 के स्तरों पर यहां पर भी लाल निशान के साथ ही ट्रेडिंग क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे, 549 एडवांसेस के सामने 1,420 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली एक रेंज में बाजार और कमजोरी की तरफ ज्यादा झुकता हुआ। हमारे तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें 18 हाउस स्वदेश के साथ। नमस्कार।